चलिए अब हम देखेंगे तुगलक डायनेस्टी। देखिए, दिल्ली सल्तनत के ऊपर 5 वंश का राज रहा है। मैंने आपको बताया था स्लेव डायनेस्टी हम लोग कर चुके हैं और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी डिटेल में कर चुके हैं। दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टियों में से पहली 3 डायनेस्टी यानी कि तुगलक तक सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाली सैयद और लोधी डायनेस्टी अगर आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तुगलक डायनेस्टी जिसने दिल्ली सल्तनत पे राज किया 1320 से लेकर 1414 तक यानी कि 1414 तक, लगभग 94 ईयर तक ये दिल्ली के तख्त पर बैठते हैं। और यही क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंश में से सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट पीरियड राज करने वाले वंश का नाम कौन सा है? दैट इज योर तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। लगभग 5 साल तक इन्होंने राज किया, 1320 से लेकर 1325 तक। गयासुद्दीन तुगलक जिन्हें हम लोग गाजी मलिक भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज गाजी मलिक, ठीक है, रियल नेम है ये इनका गाजी मलिक। इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक का टाइटल अडॉप्ट किया था। एक्चुअल में जो गाजी मलिक थे वो कमांडर थे अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी में, वॉज द कमांडर इन चीफ इन अलाउद्दीन खिलजी आर्मी। और ये अलाउद्दीन खिलजी के नॉर्थ वेस्ट के हमलों को देखा करते थे। ही वॉज इन द इंचार्ज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। क्या समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझो मेरी बात, कि जो गयासुद्दीन तुगलक था जिसने तुगलक वंश की स्थापना करी, वो अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी में एक कमांडर था। और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय ये जो हमारा प्यारा भारत है ये होगा नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ वेस्ट के सारे काम देखा करता था अलाउद्दीन खिलजी के, उत्तर पश्चिम के। क्लियर? गयासुद्दीन तुगलक जिसका नाम गाजी मलिक था, फाउंडर हुआ है तुगलक डायनेस्टी का। इस डायनेस्टी को कर्रान तुर्क्स भी बोलते हैं। कर्रान तुर्क्स का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई ब्रीड, ऐसा कोई वंश जिसमें कुछ गुण तुर्की के हों और कुछ गुण मंगोलिया से हों। यानी कि मदर फादर में से एक तुर्की में से होगा और मदर फादर में से एक मंगोलिया में से होगा, और उन दोनों के मेल से जो चाइल्ड पैदा होगा उसे कुरान तुर्क्स कहा जाता है। इसके जो फादर थे गयासुद्दीन तुगलक के, वो कुरान तुर्क्स थे, ठीक है थी। तो इस वंश को कुरान तुर्क्स के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर 3 सबसे मेन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। पहला कि ये तुगलक वंश के फाउंडर है। दूसरा, ये दिल्ली सल्तनत में पहले राजे हुए हैं जिन्होंने मेनली फोकस किया था इरिगेशन सिस्टम के ऊपर। फर्स्ट किंग इन दिल्ली सल्तनत हु फोकस इन द इरिगेशन सिस्टम। सिंचाई के साधनों पर ध्यान देने वाले, फोकस करने वाले, उनकी बात करने वाले पहले राजा कौन थे? तो वो थे भाई आपके पास गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है? नेक्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु टुक द टाइटल ऑफ गाजी। ये दिल्ली सल्तनत के पहले राजे थे जिन्होंने गाजी का टाइटल अडॉप्ट किया। गाजी का मतलब क्या होता है? स्लेयर ऑफ इनफीडियल्स। स्लेयर ऑफ इनफीडियल्स का मतलब होता है ऐसा इंसान जो काफिरों का कातिल हो। काफिरों का कातिल, काफिर कौन होते हैं? गैर मुसलमान लोगों को काफिर कहा जाता है। तो काफिरों का कातिल करने वाले को कहा जाता है स्लेयर ऑफ इनफीडियल्स, और या फिर इनकी लोकल भाषा में क्या कहते हैं? गाजी। तो दिल्ली सल्तनत में किसने गाजी या स्लेयर ऑफ इनफीडियल्स का टाइटल अडॉप्ट किया? तो वो थे गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, अगला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके ऊपर, ये तुगलकाबाद। डबल स्टार लगा लो, यही इनके पेपर का क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा। इन्होंने एक सिटी बनवाई थी, एक फोर्ट बनवाया था तुगलकाबाद, बाद में वो शहर बना और इसे अपनी कैपिटल बना लिया, ठीक है। अब माना यह जाता है कि जो तुगलकाबाद किला था वो इतना ज्यादा ऊंचा था कि वहां से खड़े होकर पूरी दिल्ली दिखती थी। तुगलकाबाद जो किला था वो इतना ऊंचा था कि वहां पर खड़े होकर पूरी दिल्ली दिखती थी। इनके ऊपर, इनकी डेथ के ऊपर 2 कंट्रोवर्सीज हैं, किसी को ट्रू नहीं पता। एक कहते हैं कि जब ये एक रात किसी मिशन के लिए जा रहे थे तो बीच में तुगलकाबाद रुके थे, तो उस समय किले की सबसे ऊंची जगह पर खड़े थे और इसका जो बेटा था जोन्ना खान, इसका बेटा जो था जोन्ना खान, जो बाद में चलकर मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा, उसने पीछे से धक्का दे दिया। और एक कहा जाता है कि जब इन्होंने रात रुकनी थी तो इसके बेटे जोन्ना खान ने इनके लिए तुगलकाबाद के किले में ही एक वुडन पैलेस बनवाया था, छोटा सा लकड़ी का पैलेस बनवाया था। जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक उस लकड़ी के पैलेस में एंटर करते हैं, पूरी की पूरी लकड़ी का जो महल है वो गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। ट्रू किसी को नहीं पता जी, सच किसी को नहीं पता,
ये सिर्फ कथाएं हैं कि इनमें से ऐसा लगता है कि कुछ पॉसिबल है। क्लियर। तो गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन है? गाजी मलिक का टाइटल अडॉप्ट किया जिसका मतलब होता है स्लेयर ऑफ इंफीरियर्स, काफिरों का कातिल, और ये कुर्नम तुर्क्स थे जिसका मतलब होता है तुर्की और मंगोलिया की ब्रीड से इकट्ठे मिक्स होकर पैदा हुए थे। क्लियर। इन्होंने कैसे वंश की शुरुआत करी? जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे सबसे लंबे समय तक राज किया। इन्होंने सिटी बनवाई तुगलकाबाद, जो इतना ऊंचा महल था कि वहां पर खड़ी होकर पूरी दिल्ली दिखती थी, ये भी माना जाता है। क्लियर होगी बात? हाँ, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। एफिशिएंट पोस्टल सर्विसेज, ठीक है, एक महत्वपूर्ण डाक सेवा शुरू करी थी इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है। तुगलक वंश के किस राजे ने दिल्ली सल्तनत में पहली बार पोस्टल सिस्टम शुरू किया? तो किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। ये भी इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इनका रिलेशन अच्छा नहीं था निजामुद्दीन उलिया के साथ। अब निजामुद्दीन उलिया कौन है? पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मुस्लिम धर्म में 12 सूफी ऑर्डर हुए हैं, उनमें से एक ऑर्डर निजामुद्दीन उलिया का हुआ है, जिनके शिष्य थे आमिर खुसरो। सेकंड वीडियो के लास्ट में समझाया था आमिर खुसरो। तो उनके साथ इनके रिलेशन अच्छे नहीं थे। तो क्वेश्चन आता है तुगलक वंश के किस राजा के निजामुद्दीन उलिया के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे? हैड ट्रबल सम रिलेशनशिप विद सूफी संत शेख निजामुद्दीन उलिया। 1325 में इनकी मृत्यु हो गई, मैं आज जैसा कि आपको बताया। और एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोरक्को से एक ट्रेवलर आए थे। ट्रेवलर कौन होता है? यात्री। पुराने समय पर यात्री दो ही कारणों की वजह से आते हैं, या तो इतिहास लिखने या फिर अपने रिलीजन का या अपनी शिक्षाओं का विस्तार करने। जैसे गुरु नानक देव जी गए अपनी यात्राओं पे, मक्का गए, मदीना गए, श्रीलंका गए, ठीक है, बहुत सारी जगहों पर गए। उसी तरीके से इब्न बतूता जो थे वो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते थे, अलग अलग जगह घूमते थे, उन जगह के राजाओं के बारे में लिखते थे। तो इब्न बतूता कहां से आए थे? मोरक्को से आए थे, पहला क्वेश्चन। तो जब गयासुद्दीन तुगलक का दिल्ली पे राज था तब ये दिल्ली में ही थे, ठीक है। तो इब्न बतूता की आगे चल के एक बुक पढ़ेंगे हम लोग, बुक का नाम है सफरनामा, इंपॉर्टेंट बुक है सफरनामा, आल्सो नोन एज राहिला, राहिला, ठीक है। तो इस बुक में इन्होंने लिखा है कि गयासुद्दीन तुगलक को सैबोटेज यानी कि एक सोची समझी साजिश के तहत इनके बेटे जोना खान के द्वारा मारा गया था। क्लियर होगी बात? तो मोरक्को से आए ट्रैवलर का नाम क्या था? इब्न बतूता। बुक का नाम क्या था? सफरनामा, राहिलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये बहुत बहुत बार पूछ लेते हैं कि भाई मोरक्को से आए हुए ट्रैवलर का नाम, जो तुगलक डायनेस्टी में आए, उनकी किताब का नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक ने गाजी मलिक का टाइटल अडॉप्ट किया, काफिरों का कातिल कहा जाता था, एफिशिएंट पोस्टल सर्विस इन्होंने शुरू करी, पहले राजा थे जिन्होंने कीन इंटरेस्ट लिया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल, ठीक है। कैनाल क्या होते हैं? इरिगेशन प्रोसेस के लिए बनाई गई पानी की छोटी छोटी नहरें, सुरंगें। तो पहले इन राजा दिल्ली सल्तनत के जिन्होंने इरिगेशन पे बहुत बढ़िया से ध्यान दिया, और ये पहले राजा थे जो फेमाइन पॉलिसी लेके आए थे। फेमाइन मतलब कि अगर अकाल पड़ जाए उस समय हम लोग क्या करेंगे। ये कुछ बातें इनके बारे में याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पर इतना नहीं जितना कि ये बंदा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन तुगलक, एजुकेटेड फूल, पढ़ा लिखा अनपढ़। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1325 से लेकर 1351 तक ये राजा रहे, लगभग 26 साल। रियल नेम था जोना खान, ये गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, और आल्सो नोन एज उल्गू खान। उल्गू खान का भी इन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था, ठीक है, और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से ये जाने गए। रियल नेम वाज द जोना खान। एक क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत की सबसे पढ़ी लिखी, मोस्ट एजुकेटेड फूल पर्सनैलिटी कौन थी? इसके बराबर का कोई राजा नहीं हुआ दिल्ली सल्तनत में जो पढ़ा लिखा हो लेकिन मूर्ख हो, ठीक है, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। या फिर क्वेश्चन आता है दिल्ली सल्तनत की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर कौन सी थी? विवादप्रस्त राजा केड़ा सी दिल्ली दा, ठीक है, जिदे बारे इतिहासकारां दी राय बटी हुई है, तो सीगा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 तो 1351। रीजन क्या है? क्या रीजन था कि इसको पढ़ा लिखा अनपढ़ बोलते थे? ही वॉज ओवर एम्बिशियस, ठीक है। ओवर एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो
कि हमारा कोई नेता है वो जापान जाके आया और उसने बस सोच लिया कि अब मैं जाते ही इंडिया को जापान जैसा खूबसूरत बना दूंगा। पॉसिबल तो है नहीं एक ही दिन में बना देना। वो हो गया ओवर एम्बिशियस, जरूरत से ज्यादा उद्देश्यवादी, जरूरत से ज्यादा पॉजिटिविटी, ठीक है, दैट इज ओवर एम्बिशियस। अब इसके 5 ऐसे प्रोजेक्ट थे मोटे मोटे तौर पर जो ओवर एम्बिशियस की तरफ इशारा करते हैं। इंग्लिश में एक शब्द होता है बैक फायर करना। बैक फायर का मतलब क्या है कि आपने कुछ सोचा था लेकिन वो आपके ऊपर ही भारी पड़ गया। तो क्या क्या इसके 5 प्रोजेक्ट थे वो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले इसका जो सबसे पहला ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो था 1326 में, 1326 में क्या है पहले मैं आपको यहां से समझा देता हूं। मान के चलो ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया में यहां पर उत्तराखंड है, यहां से गंगा निकलती है और यहां नीचे बांग्लादेश है। इस तरीके से बांग्लादेश से होते हुए यहां पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, अगर आपने ज्योग्राफी की वीडियोस देखी हैं। उसी तरीके से गंगा के यहां पैरेलल यमुना आती है, 800 किलोमीटर का सफर तय करती है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना मिलते हैं और फिर इस तरीके से ये भी यहां गिर जाती है। ये जो एरिया है जो गंगा और यमुना के बीच में आता है, ये वाला सारा एरिया, इसे बोलते हैं दोआब। क्या बोलते हैं? गंगा यमुना दोआब। तो क्या हुआ 1326 में गंगा यमुना दोआब के ऊपर फेमाइन पड़ा। फेमाइन का मतलब क्या है? अकाल पड़ा, सूखा पड़ा। तो इसको तो क्या करना चाहिए, किसानों की मदद करने के लिए वहां पर जो टैक्स है उसे कम कर देना चाहिए। लेकिन ये मूर्ख क्या करता है, अकाल पड़ने से वहां पर किसान ऑलरेडी इतने ज्यादा तंग होते हैं, उनके ऊपर टैक्सेशन इंक्रीज कर देता है, टैक्स बढ़ा देता है, ठीक है। तो इसने गंगा यमुना दोआब का टैक्स इंक्रीज किया था। इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू इन दोआब बिटवीन गंगा एंड यमुना इन नॉर्थ इंडिया। द मेजर प्रोवाइड टू बी इल टाइम्ड एज दोआब वॉज पासिंग थ्रू फेमाइन विच वॉज फॉलोड बाय प्लेग। कि दोआब में पहले फेमाइन था और बाद में वहां पर प्लेग फैल गया। इसको अपने किसानों की मदद करनी चाहिए थी, भाई साहब ने उल्टा उनके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। ये इनकी पहली गलती थी, ठीक है। दूसरी गलती इसने करी 1327 के अंदर, ये बना के लिख लो कि 1326 के अंदर दोआब के अंदर टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया। बस कहानी दिमाग में रहेगी, दोआब के अंदर टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया। फिर लिख लो 1327 में इसने क्या किया, मान के चलो फिर से एक इंडिया का मैं मैप बनाता हूं। पहले इसकी राजधानी दिल्ली है, दिल्ली यहां पर है। ये अपनी राजधानी दिल्ली से शिफ्ट करके यहां पर नीचे थोड़ा सा देवगिरी में ले जाता है। देवगिरी जिसका नाम बदल के ये दौलताबाद रख देगा, जिसका नाम बदल के ये क्या रख देगा, दौलताबाद। ये महाराष्ट्र में है। तो ये अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर देवगिरी ले गया। क्यों ले गया? एक तो इसको ये लगता था कि अगर मैं दिल्ली में रहूंगा तो नॉर्थ के जितने भी हमले हैं, इधर से आने वाले जितने भी उत्तर की तरफ से आने वाले हमले हैं, सब मेरे ऊपर होते रहेंगे और मुझे टाइम कम मिल पाएगा अपने आप को बचाने का। तो इसने कहा कि मैं थोड़ा सा साउथ में चला जाता हूं, यानी कि दौलताबाद चला जाता हूं, तो यहां से अगर कोई हमला होएगा भी तो मेरे को बचाव के लिए टाइम मिल जाएगा। दूसरा इसका कारण क्या था, उस दिल्ली उस समय एग्रीकल्चर में बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। तो दिल्ली में ये बैठा था, दिल्ली है नॉर्थ में, तो इसके पास ये कंप्लेंट्स आया करती थी कि सर आप तो नॉर्थ में बैठे हो, इसलिए हम लोग आपसे अनाज नहीं खरीद सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। साउथ वाले जितने भी राजा थे वो इसको ये कंप्लेंट करते थे, ठीक है, कि आप तो भाई नॉर्थ में बैठे हो, हम लोग आपके साथ व्यापार कैसे करें। तो इसने कहा कि चलो लगभग सेंट्रल इंडिया में चलते हैं, ऊपर से भी उतना रास्ता होएगा, नीचे से भी उतना रास्ता हो गया, दोनों तरफ ट्रेड किया करूंगा। तो इसलिए अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर ली 1327 में। 1327 से लेकर 1334 तक इसकी राजधानी दौलताबाद रही, ठीक है। कहते हैं कि जितने लूले लंगड़े भिखारी थे सबको उठाकर ले गया दौलताबाद, और दिल्ली को इसने एक घोस्ट सिटी, घोस्ट का मतलब होता है पूतिया, ठीक है, भूत सिटी बना डाला। लेकिन क्या हुआ 1334 में वहां पर फिर से कोई आपदा आई, फिर से वहां पर कोई प्रॉब्लम आई, एंड ही शिफ्ट बैक इट्स कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली। और फिर से अपनी राजधानी ये दौलताबाद से उठाकर कहां ले आया, देवगिरी ले आया। दौलताबाद से कहां ले आया, दिल्ली ले आया। तो पहले 1327 में दिल्ली से उठाकर दौलताबाद लेके गया कि मैं व्यापार करूंगा, हमलों से सुरक्षित रहूंगा, और बाद में दौलताबाद से उठाकर कहां ले गया, दिल्ली ले गया।
पहले इसने दिल्ली से देवगिरी गई, देवगिरी का नाम बदल के क्या रख दिया था, दौलताबाद। तो कंफ्यूज नहीं होना, दौलताबाद एंड द देवगिरी बोथ आर सेम थिंग। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ये इसका सेकंड जो था प्रोजेक्ट था। नेक्स्ट तीसरा इसका प्रोजेक्ट है 1329 के अंदर, 1329 के अंदर इसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी। अब आपको कोई नहीं समझाएगा कि टोकन करेंसी होती क्या है, मेरी बात ध्यान से समझना। उस समय तीन तरीके की करेंसी चलती थी। एक करेंसी है गोल्ड की, एक करेंसी होती है सिल्वर की जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, और एक होती है टोकन करेंसी। ठीक है, टोकन करेंसी। अगर क्वेश्चन आए कि इंडिया में सबसे पहले गोल्ड के सिक्के किसने चलाए थे, एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने बताया है इंडो ग्रीक्स ने चलाए थे, या फिर ये कह लीजिए जिनको बैक्टेरियन किंग भी कहते हैं, इनके द्वारा भारत में गोल्ड के सिक्के चलाए गए थे। सिल्वर के कॉइन भारत में सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए थे। चंद्रगुप्त सेकंड ने चलाए थे। और अगर पूछे भारत में सबसे पहले टोकन करेंसी किसने चलाई थी, तो वो चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। टोकन करेंसी क्या होता है, आपके पास एक गोल्ड का सिक्का है और मेरे पास एक ब्रॉन्ज का सिक्का है, यानी कि तांबे का। गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है, ब्रॉन्ज की वैल्यू कम है। लेकिन अगर मैं गोल्ड और ब्रॉन्ज की वैल्यू सेम कर दूं, यानी कि किसी हायर करेंसी को लोअर करेंसी के बराबर कर दूं और उनको आपस में रिप्लेस कर दूं, तो इसको बोलते हैं टोकन करेंसी। क्या बोलते हैं इसको? टोकन करेंसी। एक्सचेंज द हायर वैल्यू करेंसी विद लोअर वैल्यू करेंसी, और दोनों का अनुमान बराबर कर देना क्या कहलाता है? टोकन करेंसी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। तो बेसिकली ये क्या करता था, जो भी लोग इसके साम्राज्य में थे या बाहर से व्यापार करने आते थे, उनसे गोल्ड के सिक्के ले लेता था और उनको ब्रॉन्ज के सिक्के यानी कि तांबे के सिक्के दे देता था। कहेगा कि एक गोल्ड का सिक्का और एक ब्रॉन्ज का सिक्का बराबर है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं क्या? टोकन करेंसी। तो धीरे धीरे से लोगों ने इसके साम्राज्य में आना बंद कर दिया, इसके खिलाफ विद्रोह होने शुरू हो गए। तो इसने कहा कि चलो ठीक है, आप ऐसे करो, मेरे ब्रॉन्ज के सिक्के वापस कर दो, आपके असली जो गोल्ड या सिल्वर के सिक्के हैं वो मेरे से वापस ले लो। ठीक है, इतना मूर्ख था कि इसने जो सिक्के चलाए थे ब्रॉन्ज के, उसके ऊपर कोई होल मार्क ही नहीं लगाया, होलोग्राम नहीं लगाया, कोई निशानी नहीं लगाई। तो लोगों ने अपने वहां पर जो बर्तन थे घर में, उसको पिघला पिघला के ब्रॉन्ज के सिक्के बना लिए। और जब इसने कहा कि मेरे ब्रॉन्ज के सिक्के वापस दे दो, अपने गोल्ड के सिल्वर के सिक्के ले लो, तो लोगों ने ब्रॉन्ज के देकर इसके यहां गोल्ड से और सिल्वर के सिक्के ले लिए, जिसकी वजह से इसको बहुत नुकसान हुआ। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अगला इसका जो ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट था 1329 में ही था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि मैं खुरासन पे हमला करूंगा। ही ट्राइड टू अटैक ऑन खुरासन इन इराक। एक राजा था जो जिसको एक बोलते हैं ना पंजाबी में, पंप देता है कि चल भाई मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों मिलके हम लोग क्या करेंगे, खुरासन पे हमला करेंगे, इराक को जीतेंगे, इराक के ऊपर रेड करेंगे। ठीक है, एक आर्मी तैयार कर ली इसने सैनिकों को एक साल से ट्रेनिंग दे रहा था कि हमें खुरासन पे इराक के अंदर हमला करना है, ट्रेनिंग दी जा रही थी। ठीक है, और एक साल की एडवांस सैलरी दे दी सारे सैनिकों को, सारे सोल्जर्स को। लेकिन बाद में पता चला कि जिस राज्य पर इसने हमला करना था उसकी फाइनेंशियल हालत जो है वो आगे से काफी इंप्रूव हो चुकी है। अब उसने एक बहुत बड़ी आर्मी रख ली है। तो जो राजा इसको पंप दे के लेके जा रहा था उसने मना कर दिया, भाई साहब ने भी मना कर दिया। तो जो सैनिकों के ऊपर खर्चा हुआ था वो भी वेस्ट गया। उसके बाद आखिरी इसका ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट था 1330 के अंदर। 1330 के अंदर इसने सोचा कि मैं करगिल के अंदर, करगिल एक पहाड़ी इलाका है आज के हिमाचल प्रदेश में, उसके ऊपर हमला करूंगा और उसको लूटूंगा। ठीक है, इसके मंत्री ने इसे बहुत समझाया कि भाई हिमाचल में वहां पहुंचने के लिए तुझे हिमालय क्रॉस करना पड़ेगा, और हिमालय क्रॉस करना कोई बालाजी का खाड़ा नहीं है, आसान काम नहीं है। ऊपर से उस समय विंटर पड़ रही थी, ठंड पड़ रही थी। भाई साहब कहते नहीं जी मैं तो करूंगा अटैक। चले गए एक आर्मी को लेके, बची खुची जो आर्मी थी। रास्ते में जाकर कहते उई मां ठंड लग गई, ठंड बहुत ज्यादा है, रास्ते को तो कवर करना बड़ा मुश्किल है। आधे रास्ते से ये वापिस आ गया। ठीक है, इस तरीके से ये 5 इसके ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे। 1326 में दोआब में टैक्सेशन बढ़ा दिया जब वहां पर सूखा पड़ा था गंगा यमुना दोआब के अंदर। 1327 में अपनी कैपिटल को दिल्ली से उठाकर देवगिरी ले गए, उसका नाम दौलताबाद रखा। 1334 में वापस दिल्ली ले आए।
1329 के अंदर टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी, जिसके ऊपर कोई, जिसको हम बोलते हैं होलोग्राम नहीं था, कोई निशानी नहीं थी। ठीक है, 1329 के अंदर ही इन्होंने सोचा था मैं खुरासन इराक के ऊपर हमला करूंगा। 1330 में कराची के ऊपर हमला करने की सोची थी। सारे के सारे जो प्रोजेक्ट थे इसके अनसक्सेसफुल रहे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजे हुए, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा रिवोल्ट विद्रोह इसी के समय पर हुए हैं। लगभग 22 बड़े विद्रोह हुए हैं और 8 छोटे विद्रोह हुए हैं, तो टोटल 30 विद्रोह आप मान सकते हैं। 22 मेजर रिवोल्ट थे, 8 माइनर रिवोल्ट थे, टोटल 30 रिवोल्ट हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके राज से इतने लोग तंग थे, ठीक है, कि इसी के 3 मंत्री हुआ करते थे मोहम्मद बिन तुगलक के। उन तीनों ने मोहम्मद बिन तुगलक के यहां से रिजाइन देकर साउथ में जाकर 3 नए वंश पैदा कर लिए। एक का नाम था विजयनगर एम्पायर, हरिहर और बुक्का ने शुरू किया, पढ़ेंगे इसके बारे में। बहामनी किंगडम, ठीक है, सल्तनत ऑफ मदुरई, मदुरई तमिलनाडु के अंदर है। ये 3 मंत्री थे जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में थे, उसके मंत्री पद से जुड़े हुए थे। तीनों ने मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर साउथ में जाकर 3 वंश का निर्माण करवाया, विजयनगर एम्पायर, बहामनी वंश और सल्तनत ऑफ मदुरई तमिलनाडु के अंदर। तो क्वेश्चन आता है, विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम या मदुरई ऑफ सल्तनत जब बन रही थी उस समय दिल्ली पर किसका राज था? मोहम्मद बिन तुगलक का राज था। क्लियर हो गई बात कि नहीं होगी? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसने एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया था, दीवाने आई कोहली, जिसका मेन मकसद क्या था कि जो बैरन लैंड है, बैरन लैंड का मतलब क्या होता है? अनउपजाऊ भूमि है, उसको भी किसी ना किसी तरीके से कल्टीवेशन के अंदर लाया जाए, यानी कि उसके ऊपर भी खेती करी जाए। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, बाकी ये सारी बातें आप पढ़ लेना। ये काफी पढ़ा लिखा था, जैसा कि मैंने आपको बताया। ही वॉज एक्सपर्ट इन फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी के अंदर इंपॉर्टेंट था, एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था, कैलीग्राफर था। कैलीग्राफर कौन होता है? जिसकी हैंडराइटिंग खूबसूरत होती है। इसने एक फोर्ट्रेस बनवाया, आदिलाबाद का किला बनवाया, एक सिटी बसाई जहां पना दिल्ली के पास, ठीक है। इसने मौजलम, मौजलम का मतलब क्या होता है? मकबरा बनवाया निजामुद्दीन उलिया का दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसके दरबार में, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मोरक्को से एक ट्रैवलर आया था, इब्न बतूता, ठीक है। तो इसने इब्न बतूता को कहा कि आप मेरे यहां पर रुकिए और खलीफा की पोस्ट संभालिए। मुसलमानों में खलीफा कौन होते हैं? जो धर्म के सबसे बड़े गुरु होते हैं। तो मोरक्को से आया हुआ ट्रैवल इब्न बतूता इसके दरबार में 8 साल के लिए रुकता है, ठीक है। कौन सी पोजीशन पर? खलीफा बनकर। तो उसकी बुक है जिसका मैंने जिक्र किया था, सफरनामा राहिलिया, अरबी भाषा के अंदर। तो काफी ज्यादा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारी मिलती है इस बुक से। तो क्वेश्चन क्या आएगा? मोरक्को के किस ट्रैवलर ने इब्न बतूता के हाल के बारे में अपनी बुक में लिखा है? तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में अपनी बुक के अंदर लिखा है, तो वो है आपके इब्न बतूता। या फिर कौन से ऐसे खलीफा थे जो मोरक्को से आए थे और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में 8 साल के लिए खलीफा बनकर रुके, ठीक है। तो वो थे आपके पास इब्न बतूता। इतना कुछ होने के बावजूद भी ये काफी अमीर था। दिल्ली सल्तनत जो थी जैनीथ पे थी, जैनीथ का मतलब होता है चोटी पे। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत सबसे ऊंचाइयों पर थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। अगर इसके बाद इतना पैसा था, दिल्ली सल्तनत में उस समय इतनी इनकम थी, तभी तो ये इतना खर्चा कर पाया, ठीक है। इसका जो पूरा दरबार था 23 प्रोविंस, 23 सूबे च वंडिया होया सी। इंपॉर्टेंट नहीं है, छड़ना चाहो तो लाइन छड़ सकते हो। मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ तो बाद एक राइटर हुए ने बादूनी, वो एक लाइन लिखते ने, बादूनी लिखते ने, द डेथ लिबरेटेड द सुल्तान फ्रॉम हिज पीपल एंड फ्रीडम देम फ्रॉम हिम। कि भाई जो मोहम्मद बिन तुगलक की मौत है वो राजे को इसकी जनता से और जनता को इसकी राजे से किया है, आजादी दिलवाती है। क्लियर? एक राइटर हुए हैं बादूनी जिनका कहना था कि मोहम्मद बिन तुगलक की मौत मोहम्मद बिन तुगलक को इससे लोगों से और लोगों को इसके राजे से आजादी दिलवाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो मोटे मोटे तौर पर हम लोग क्या याद रखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है पढ़ा लिखा अनपढ़ कहा जाता है, इन्हें एजुकेटेड फूल कहा जाता है। इन्हें 1325 से 1351 तक इन्होंने राज किया।
रियल नेम जोना खान था, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक के ये बेटे थे। उल्गू खान का टाइटल अडॉप्ट किया था। 5 इनके एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे जो फेल रहे। 1326 में टैक्सेशन इन दोआब, 1327 में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल टू द दौलताबाद, 1329 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी, 1329 के अंदर ही अटैक करने का सोचा था खुरासन इराक के अंदर, और 1330 में अटैक करने का सोचा था कराचिल कमाऊ हिल्स हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो अनसक्सेसफुल रहा, ठीक है। याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक की जो मौत थी वो हुई थी जब ये तथा पर अटैक कर रहे थे। एक जगह है तथा, THATTA, तथा पर अटैक कर रहे थे सिंध के अंदर। सिंध के अंदर तथा पर अटैक कर रहे थे। किसके खिलाफ अटैक कर रहे थे? तगी, TAGHI। तगी कौन होते हैं? तुर्की के जो गुलाम होते हैं, तुर्की राजाओं के जो गुलाम होते हैं, उनकी सेनाओं को इकट्ठा करके एक कबीला बनता है, उसको बोलते हैं तगी कबीला। तो तुर्की के जो स्लेव्स थे तगी कबीलाओं के ऊपर हमला कर रहा था सिंध के अंदर, उस समय इसकी मृत्यु हुई थी। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर होगी बात? पढ़ा लिखा अनपढ़ बोलते थे। एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम और जो सल्तनत ऑफ मदुरई है, ये तीनों साउथ में पैदा हुई थी। किसके समय पर? मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर। छोटे बड़े मिलाकर 30 बड़े विद्रोह हुए थे, ठीक है जी। और तो मुझे नहीं लगता मोहम्मद बिन तुगलक पे ये कुछ पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी फिरोज शाह तुगलक। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिरोज शाह तुगलक ये मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था, चचेरा भाई था, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक जिसका ओरिजिनल नाम क्या था? जोना खान। फिरोज शाह तुगलक भारत का, या ये कह लीजिए दिल्ली सल्तनत का पहला राजा था जिसने दिल्ली के अंदर अपनी सरकार चलाई अकॉर्डिंग टू द शरिया लॉज। अब शरिया लॉज क्या होते हैं? मुसलमानों की जो पवित्र किताब है कुरान शरीफ के अंदर डेली लाइफ को जीने के या उनके लिए जो कानून बताए गए हैं, उन कानूनों का वर्णन करने वाले हिस्से को शरिया लॉज कहा जाता है। बस ये याद रखना, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक नोन एज द ग्रेट बिल्डर्स ऑफ द ईयर, अपने सालों का, अपने वर्षों का, ग्रेट बिल्डर्स ऑफ द ईयर, अपने टाइम का सबसे महान बिल्डर के तौर पर जाना जाता है, माना जाता है। इन्होंने 300 से ज्यादा सिटीज और टाउन्स बनवाए, ऐसा माना जाता है। 1200 से ज्यादा इन्होंने नहरें और टनल बनवाई। नहरें और टनल यानी कि कैनाल और टनल यानी कि सुरंगें बनवाई। वैसे कैनाल और टनल सिस्टम का जो काम शुरू हुआ था वो इल्तुतमिश के टाइम पे शुरू हुआ था, लेकिन मेजर जो डेवलपमेंट हुई वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे हुई। इसलिए फिरोज शाह तुगलक को फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न कैनाल सिस्टम कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न कैनाल सिस्टम कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। यह बात याद रखना, ठीक है जी। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। इरिगेशन को हाई लेवल पे लेके जाने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इसने भारत के अंदर 4 सबसे बड़े कैनाल सिस्टम को डेवलप किया। जो उन चारों में से सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम था वो सतलुज रिवर को, याद रखिएगा, वो जोड़ता था सतलुज रिवर को। म्यांमार के अंदर एक रिवर थी, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है। सतलुज रिवर को जोड़ता था होसी रिवर के साथ। सतलुज रिवर को जोड़ता था होसी रिवर के साथ। होसी रिवर जो है म्यांमार के अंदर है, ठीक है। इसने बहुत बड़े कैनाल सिस्टम बनवाए, बहुत बड़ी नहरी प्रणाली बनवाया। उन्ना 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀ सतलुज ਨੂੰ होसी रिवर ਦੇ ਨਾਲ जोड़िया। होसी रिवर कितने है? म्यांमार ਦੇ अंदर है। इन्होंने कई शहर भी बनवाए जैसे कि फिरोजाबाद, ठीक है, ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है, याद रखेंगे। फिरोजपुर, ये भारत पंजाब वाला फिरोजपुर नहीं है, ये भी यूपी में है, ठीक है। एक जौनपुर है। जौनपुर कहां से बनवाया? जौनपुर भी यूपी में है। इसका जो कजन था जोना खान, उसकी मेमोरी में बनवाया। तो क्वेश्चन आता है मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। क्लियर होगी? एक इसने बसाया फतेहाबाद, ये सारा लिखा है इसके अंदर, पढ़ लेना। फतेहाबाद हरियाणा के अंदर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिरोज शाह कोटला ये दिल्ली के अंदर है, ये भी इसने बसाया। ये एक शहर भी है और एक किला भी है, फोर्ट भी है।
फिरोजशाह किले का नाम बदल के आजकल अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है, यह भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकता सिस्टम इल्तुतमिश ने चलाया था। पहली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि एकता सिस्टम स्टार्ट करेगा इल्तुतमिश, आके उसे अलाउद्दीन खिलजी बंद कर देगा और बाद में फिरोजशाह तुगलक उसे हेरिडिटरी बनाएगा। हेरिडिटरी का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। एकता सिस्टम आपको पता होना चाहिए, पूरी दिल्ली को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते थे। इस छोटे हिस्से को क्या बोलते थे? एकता सिस्टम। और एकता का जो हेड होता था उसको बोलते थे एकतादार। अब एकता सिस्टम हेरिडिटरी बनाने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई इंसान है जो एकतादार है, उस एकता का हेड है, उसके मरने के बाद उसके बेटे को, सन को, उस एकता का हेड बना दिया जाएगा। अगर उसका बेटा नहीं है तो उसके सन इन लॉ को, यानी कि ओदे प्रोने नु एकतादार बना दिता जाऊ। अगर सन इन लॉ भी नहीं है तो अगर उसका कोई गुलाम है उसे एकतादार बना दिया जाएगा। इसको बोलते हैं हेरिडिटरी सिस्टम। इंसान के मरने के बाद उसके बेटे को, अगर बेटा नहीं है तो सन इन लॉ को, सन इन लॉ नहीं है तो उसके गुलाम को एकतादार बना दिया जाएगा। तो क्वेश्चन आता है कि तुगलक वंश के किस राजे ने एकता सिस्टम को हेरिडिटरी बनाया था? तो बनाया था किसने? फिरोजशाह तुगलक ने। इसने अपने समय पर 4 टैक्स लगाए, खरज, जजिया, ज़कात, खमस। चारों इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं जजिया से। जजिया एक टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है। जजिया एक टैक्स है जो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता है। इसको पिलग्रिम टैक्स भी बोलते हैं। पिलग्रिम का मतलब होता है जो तीर्थ यात्रा पे आने वाले लोग होते हैं उनके ऊपर लगाया जाता है। वैसे तो जजिया का जिक्र बहुत पहले मिल जाता है, लेकिन यह पहला इंसान था जिसने जजिया में ब्राह्मण्स को भी इंक्लूड किया था। पुराने जो राजा थे, मैं अभी जजिया का इतिहास बताऊंगा, उन्होंने ब्राह्मण्स के ऊपर नहीं लगाया था। अब ध्यान से सुनिएगा जजिया होता क्या है, पूरा डिटेल में मैं आपको जजिया समझा देता हूं। यहां देख लेते हैं जजिया, ठीक है। ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि नॉन मुस्लिम टैक्स होता है। फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर, भारत में सबसे पहले जो जजिया है वो सिंध में लगा था। सिंध में किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। सबसे पहले भारत में जजिया का जिक्र मोहम्मद बिन कासिम के समय पर मिलता है। स्टार्टिंग में जो जजिया है औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, या जो अपाहिज थे, ठीक है, उनके ऊपर नहीं लगता था, या ब्राह्मण जो थे उनके ऊपर नहीं लगता था। फिरोजशाह तुगलक ने ब्राह्मण को भी इसमें इंक्लूड किया था, ये याद रखिए। अब जजिया 3 तरीके का होता था। एक जो गरीब लोगों पे लगता था, पुअर पीपल के ऊपर, एक जो मिडिल इनकम के लोगों पे लगता था, और एक जो रिच लोगों के ऊपर लगता था। अगर आप पुअर पीपल की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 12 दिरहम देने पड़ेंगे। अगर आप मिडिल इनकम की कैटेगरी में आते हैं तो आपको 24 दिरहम देने पड़ेंगे, दिरहम करेंसी होती है। और अगर आप रिच कैटेगरी में आते हैं तो आपको 48 दिरहम देने पड़ेंगे। इस तरीके से जजिया लगता था। जजिया जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे लगाया। इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि आजकल तो जो सिंध है वो पाकिस्तान में है। इंडिया में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सबसे पहले इसको लगाया किसने? फिरोजशाह तुगलक ने। ये पूरी की पूरी टैगलाइन आपको याद रखनी है। फिरोजशाह तुगलक ने जो जजिया लगाया था, इसको फाइनली अकबर, द ग्रेट मुगल किंग, पहले बाबर आएगा, हुमायूं आएगा, हुमायूं के बाद अकबर आएगा। अकबर आके इस टैक्स को एबॉलिश यानी कि बंद कर देगा। अकबर का एक राजपूत राजा फ्रेंड था, राजा मान सिंह, ओदे कहते अकबर इस टैक्स ਨੂੰ ਬੰਦ कर दूंगा। ते अकबर तो बाद काफी टाइम बाद एक और मुगल राजा आएगा, औरंगजेब, नाम तो सुना ही होगा। औरंगजेब इसको रीस्टार्ट करेगा, यानी कि फिर से लगाना शुरू कर देगा। औरंगजेब के कुछ टाइम बाद आएगा फारूकी शाह। फारूकी शाह ने क्या किया? पहले इसको बंद कर दिया और फिर से बाद में फिर से चालू कर दिया। तो क्वेश्चन आता है, मुगल वंश का वो राजा जिसने जजिया कानून एबॉलिश किया, अकबर। जिसने री इंपोज किया, रीस्टार्ट किया, औरंगजेब। जिसने पहले बंद किया और फिर शुरू कर दिया, फारूकी शाह। और फाइनली जजिया को डिस्पोज किया था, यानी कि हमेशा के लिए खत्म कर दिया था, मोहम्मद शाह रंगीला ने। ये सारे क्वेश्चन जजिया के ऊपर भाई याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला जो टैक्स है वो है खरज। ये लैंड टैक्स है। टोटल प्रोडक्शन का 1/10 आपको टैक्स के तौर पर देना है।
यानी कि अगर आपके खेत में से 100 बोरी कनक की या प्रोडक्शन की निकली है तो उसमें से 10 बोरी आप टैक्स के तौर पर दोगे, दैट इज कॉल्ड कर्ज। ज़कात पे आते हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है और ये सिर्फ मुस्लिम पे लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के समय कौन सा ऐसा टैक्स था जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम पे लगाते थे? ज़कात बोलते थे। ये प्रॉपर्टी टैक्स है, 2.5% प्रॉपर्टी के रेट का आपको देना पड़ेगा। खमास, जिसको बुट्टी टैक्स भी बोलते हैं। अब बुट्टी टैक्स क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक जब भी किसी जगह पर हमला करता था, अपने सैनिकों को कहता था कि वहां से अच्छा माल लूट लो। लूटने के बाद इसके सिपाही जितना भी माल लूट के लेके आते थे, उसका 1/5 हिस्सा टैक्स के तौर पर फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जमा करवाना पड़ता था। उसे बोलते हैं खमास टैक्स या बुट्टी टैक्स। जो युद्ध के समय, कैप्चर के समय, वॉर के समय लूटा जाता था, उसे खमास टैक्स बोलते थे। क्लियर होगी बात? ये एक बहुत अच्छा जो था राइटर था, इसने बहुत सारे स्टेप लिए हिंदू किताबों को संस्कृत से उठाकर पर्शियन किताबों के अंदर ट्रांसलेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसने 4 डिपार्टमेंट चलाए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं दर अल शफा। पहला डिपार्टमेंट जो इसने चलाया दैट इज योर दौर अल शफा। दौर अल शफा क्या होता है? चैरिटेबल हॉस्पिटल, जहां पर कोई भी धर्म का इंसान फ्री में जाकर अपना क्या इलाज करवा सकता है, उसे बोलते हैं दौर अल शफा। दीवाने आई खैरात। दीवाने आई खैरात क्या होता है? यहां पर जो पुअर मुस्लिम गर्ल्स हैं, गरीब मुसलमान औरतां दे ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ठीक नहीं सी तो उन्होंने मैरिज नहीं होंदी सी। दैट इज कॉल्ड दीवाने आई खैरात। समझ में आई बात के नहीं आई? फिरोज शाह तुगलक जो था वो वेरी फॉन्ड ऑफ था स्लेव्स का। स्लेव्स मतलब गुलामों का बड़ा शौकीन था। माना जाता है कि उसके दरबार में 1,80,000 गुलाम हुए हैं। अब इन गुलामों को रखने के लिए आपको एक डिपार्टमेंट चाहिए, इनको कोई काम पे आप रखोगे, तो इन्होंने एक डिपार्टमेंट चलाया था दीवाने आई बंदगन। दीवाने आई बंदगन। दीवाने आई बंदगन का काम क्या था कि जो गुलाम्स हैं उनको नौकरी देना, एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट चलाया था गुलाम्स के लिए। क्लियर? दौर अल शफत चैरिटेबल हॉस्पिटल, दीवाने आई खैरात पुअर वुमेन्स गर्ल्स की मैरिज के लिए, दीवाने आई बंदगन स्लेव को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। ये 3 डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और एक और डिपार्टमेंट था जिसका नाम था दीवाने आई इसलिका। दीवाने आई इसलिका का, दीवाने आई इसलिका का जो बूढ़े लोग होते थे मुसलमान धर्म में, जो ओल्ड पीपल होते थे, ओल्ड लोगों को पेंशन देने के लिए दीवाने आई इसलिका का, ISLIKAKA, उनको पेंशन देने के लिए यह डिपार्टमेंट चलाया गया था। तो इसे ग्रेट बिल्डर्स बोलते थे। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बनवाया, फिरोजाबाद यूपी में, फिरोजपुर यूपी में, जौनपुर यूपी में, फतेहाबाद हरियाणा के अंदर, और एक और शहर था जो इसने बनवाया था हिसार, ये भी हरियाणा के अंदर इसने बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। क्लियर होगी बात क्या नहीं होगी? और देख लेते हैं। ठीक है, ये सारे शहर लिखे हैं। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जब मैंने इल्तुतमिश पढ़ाया था, पूरी कुतुब मीनार बताई थी कि 4वीं और 5वीं बिल्डिंग जो थी कुतुब मीनार की, वो फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाई थी? बनवाई थी। और बिजली गिरने की वजह से जिस बिल्डिंग का नुकसान हुआ था उसका रिपेयर करवाया था। पहली वीडियो के अंदर ही आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने बताया कि राजा अशोक के 14-15 मेजर पिलर हुए हैं, रॉक एडिक्ट हुए हैं। उन 14 में से 2 पिलरों को ये उठा के ले आया था। एक ले आया था टोपारा जो कि अंबाला में था, और एक लेके आया था उठाकर कहां से? मेरठ से, और इसे अपनी जो कैपिटल है फिरोजाबाद उसके अंदर गड़वा दिया था। तो मुगल वंश तो गुलाम वंश का, तुगलक वंश का कौन सा वो राजा था जिसने राजा अशोक के 2 पिलरों को अपनी कैपिटल सिटी फिरोजाबाद में ब्यूटीफुल बनवाने के लिए वहां पर गड़वा दिया? राजा अशोक के 2 पिलरों को, एक टोपारा अंबाला से और एक मेरठ से, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी। नेक्स्ट, बहुत सारे मंदिर तोड़े। इल्तुतमिश ने भी एक मंदिर तोड़ा था, आपको याद होगा, उज्जैन का महाकाल टेम्पल। इसने भी जगन्नाथपुरी उड़ीसा टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था, याद रखना। एक नगरकोटी टेम्पल है कांगड़ा रीजन के अंदर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, उसको इसने नुकसान पहुंचवाया। बहुत सारे संस्कृत की जो किताबें थी हिंदू धर्म की, उनको उठा के ले आता था और बाद में उसको पर्शियन में ट्रांसलेट करके अपना नाम दे देता था।
एक बहुत फेमस मंदिर है ज्वालामुखी का टेम्पल, वहां से ये हिंदू धर्म की लिखी हुई किताबें उठाकर ले आया और उसे बाद में पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया। ठीक है, किस नाम से? दौलत आई फिरोज शाही के नाम थे, दौलत आई फिरोज शाही के नाम से। तो आप क्या याद रखेंगे? जगन्नाथपुरी उड़ीसा का टेम्पल तड़वाया, नगरकोटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का टेम्पल तड़वाया, ज्वालामुखी का टेम्पल तड़वाया और वहां से जो हिंदू स्कल्पचर्स से उनकी जो लिटरेचर था उसे उठाकर पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। समझ में आई बात? इसने अपनी एक बुक लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है तहरीके आई फिरोज शाही। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स ओन ऑटोबायोग्राफी, तहरीके आई फिरोज शाही। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और तो मुझे नहीं लगता इसमें आपको कुछ याद रखना है। हाँ, फिरोज शाह तुगलक का एक मंत्री था, पीएम था, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सी, जीरा नाम सी, खाने आई जहां मार्बल, खाने आई जहां मार्बल। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक अपनी जिंदगी के सारे डिसीजन इससे पूछ के लेता था। फिरोज शाह तुगलक को बहुत बड़ा राजा बनाने में खाने आई जहां मार्बल का एक बहुत बड़ा योगदान था। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट फिर से रिवाइज करवा देते हैं। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक लगभग 37 साल राजा रहा। 1200 से ज्यादा नहरें, टनल्स बनवाई, इसलिए इनको फादर ऑफ कैनाल सिस्टम कहते हैं। 300 से ज्यादा शहर बनवाए। खान आई जहां मार्बल, जो इसका प्रधानमंत्री था, वो इसकी जिंदगी का सबसे मुख्यमंत्री था, जिसके पूछे बिना ये कोई डिसीजन नहीं लेता था। फिरोजाबाद यूपी में, फिरोजपुर यूपी में, जौनपुर यूपी में, फतेहाबाद हरियाणा के अंदर बनवाया। 4 डिपार्टमेंट चलाए। दीवाने आई बंदगन, गुलामों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। दीवाने आई खैरात, गरीब लड़कियों की शादी के लिए। दौर अल शफा चैरिटेबल हॉस्पिटल, और एक बनवाया था दीवाने आई इसली काका, बूढ़े लोगों को पेंशन देने के लिए। क्लियर होगी बात? इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक मानता था, ये कट्टर इस्लामिक था। ठीक है, सारे काम इस्लाम के अकॉर्डिंग चलता था। इसका मानना था कि महिलाओं को जो इस्लाम धर्म के संत होते हैं, फकीर होते हैं, उनकी ग्रेव पे, ग्रेव यानी कि कब्र पे जाकर माथा टेकना ये गैर इस्लामिक है, नॉन इस्लामिक एक्टिविटी है। तो तुगलक वंश के किस राजा ने महिलाओं की ग्रेव, महिलाओं को संतों की ग्रेव पर जाकर माथा टेकने से बैन किया? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? ठीक है, जजिया शुरू किया। जजिया जो था सबसे पहले भारत में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में किया। आज के बारे में भारत में पूछे, दिल्ली में पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिरोज शाह तुगलक ने पूरी तरीके से इंपोज किया, जिसमें ब्राह्मण्स भी आते थे। अकबर ने आके इसको बंद किया राजा मान सिंह के कहने पर। औरंगजेब ने री इंपोज किया। फारूकी शाह ने पहले हटा दिया, फिर लगा दिया, और फाइनली इसको इंपोज किया, खत्म किया पूरी तरीके से मोहम्मद शाह रंगीला ने। जजिया 3 कैटेगरी में लगता था, पुअर पीपल, मिडिल इनकम, रिच पीपल। पुअर पीपल जो 12 दिरहम देंगे, मिडिल इनकम जो 24 दिरहम देंगे, और रिच पीपल जो 48 दिरहम देंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है लेटर मुगल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास फिरोज शाह तुगलक था, लगभग 1388 तक राजा रहा। लेटर जो तुगल्स थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तुगलक वंश के अंत का कारण बना तैमूर लंग का हमला, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके मरने के बाद गयासुद्दीन तुगलक सेकंड राजा बना। वो एक फन लविंग किंग था, मर गया। गयासुद्दीन तुगलक सेकंड के बाद अबू बकर शाह बना 1389 में, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय बना, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है तैमूर लंग का हमला। ऐसा माना जाता है कि तुगलक वंश के अंत का कारण कौन था? तुगलक डायनेस्टी के अंत का कारण था तैमूर लंग का हमला। तैमूर ने दिल्ली पर 398 पे हमला किया था। उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का राजा था, ये याद रखना। व्हेन द तैमूर अटैक ऑन दिल्ली, केड़े ईयर 1398 हु वाज द किंग ऑफ तुगलक? उस समय दिल्ली दा तुगलकी राजा कौन सी? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। कहते हैं कि भारत के इतिहास में किया गया सबसे खतरनाक हमला था। 70 करोड़ रुपए की उस समय इसने लूट करी थी, ऐसा किताबें बताती हैं यूपीएससी की, आईएएस की। क्लियर? ये मंगोलिया से आया हुआ लीडर था। मंगोलिया एक कंट्री है, मैं हर बारी आपको बताता हूं, ये इंडिया है,
ये सारा एरिया चाइना है, तो चाइना के ऊपर दाने जितना कंट्री है मंगोलिया। चंगेज खां, जेंगेज खां, तैमूर, ये सब मंगोलिया से ही आए थे। 1398 में ये दिल्ली में पहुंचा था और उस समय नैसुद्दीन मोहम्मद क्या था, दिल्ली का राजा था। ही सेड टू हैव इन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया मोर मिजर देन एवर हैड बिफोर इन्फ्लिक्टेड बाय एनी कॉन्कर इन ए सिंगल इन्वेजन। यानी कि इसने पूरे भारत में, पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा लूट मचाई। इससे पहले भारत के इतिहास में किसी ने भी एक ही आक्रमण में इतनी लूट नहीं मचाई। तुगलक वंश जो था इस रिकवरी को सहन नहीं कर सका, इस हमले को सहन नहीं कर सका और फाइनली तुगलक वंश का अंत हो गया। तैमूर जब दिल्ली पे अटैक करने आ रहा था तो तैमूर की दिल्ली में हेल्प करी थी अटैक करने पर किसने, खजीर खान ने। तो तैमूर लंग तो अपने देश वापस चला गया, तो जाने से पहले वो खजीर खान को दिल्ली का राजपाट दे गया था। तो इस तरीके से खजीर खान दिल्ली सल्तनत का अगली राजा बनेगा और सैयद डायनेस्टी की शुरुआत होगी 1414 से लेकर 1451 तक। लगभग 37 साल खजीर खान और उनके वंशजों ने राज किया। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है सैयद डायनेस्टी, छोटी सी है, मैं पढ़ा देता हूं। खजीर खान नोन एज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी, ये भारत की पहली शिया डायनेस्टी थी। इन मुस्लिम रिलीजन दो तरीके के मुस्लिम होते हैं, शिया और सुन्नी। पूरी दुनिया में लगभग 80% जो मुसलमान है वो सुन्नी है और जो 20% मुसलमान है वो शिया है, याद रखिएगा। क्लियर होगी बात? ओके, तो ये भारत की पहली शिया डायनेस्टी थी, याद रखना। खजीर खान अपने आप को मानता था कि ये प्रॉफिट मोहम्मद का डिसेंडेंट है। प्रॉफिट मोहम्मद कौन हुए हैं? प्रॉफिट मोहम्मद वो गुरु थे जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना करी थी और ये कहता था मैं उनके परिवार में से हूं। क्लियर? इसने हेल्प करी थी तैमूर की दिल्ली को लूटने में, इसलिए तैमूर जो है इसको लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का जागीरदार दे गया था। जागीरदार मतलब वहां से टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दे गया था कि वहां का टैक्स तेरा होगा। खजीर खान कहता था कि मैं दिल्ली का राजा नहीं हूं, इसलिए इसने एक टाइटल अडॉप्ट किया था रियाते आला। रियाते आला का मतलब क्या होता है? जो किसे होर दे रहमो करम ते जिंदा है। ठीक है, ये कहता था कि मैं तो अपने सारे आदेश दिल्ली के ऊपर तैमूर के नाम पर चलाता हूं, तैमूर जैसा कहेगा मैं वैसा करूंगा। तैमूर के नाम पर सिक्के चलते थे, तैमूर के नाम पर फतवे पड़े जाते थे, इसलिए इसने कभी भी अपने आप को दिल्ली का राजा नहीं माना। ये रियाते आला का टाइटल मतलब होता है सेकंड इन कमांड। ठीक है, सेकंड इन कमांड, ये याद रखना। ओके, खजीर खान के 3 सक्सेसर हुए हैं, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। तीनों इनकैपेबल थे, याद रखना। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है ये वाला, यहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहंदी, सरहंद का रहने वाला था। ये एक बहुत बढ़िया राइटर हुआ है, इसने एक बुक लिखी है तहरीक आई मुबारक शाही, यहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहंदी। इस बुक के अंदर महमूद ऑफ गजनी से लेकर मोहम्मद शाह ऑफ सैयद डायनेस्टी, मोहम्मद मुबारक शाह तक की सारे राजाओं की जानकारी मिलती है। तो सैयद डायनेस्टी के बारे में सिर्फ ये याद रखना है कि सैयद डायनेस्टी का फाउंडर खजीर खान था, जिसने तैमूर की दिल्ली पर हमला करने की हेल्प करी थी। इसके अलावा कुछ मत याद रखिए। और एक बुक याद रखिए, यहिया बिन अहमद बिन अब्दुल्ला सरहंदी के द्वारा लिखी गई तहरीक आई मुबारक शाही, जिसमें उसने महमूद ऑफ गजनी से लेकर मोहम्मद शाह तक, सैयद डायनेस्टी के मोहम्मद शाह तक की सारी जानकारी दी है। क्लियर होगी बात?